और क्या हुआ आज स्कूल में? किसका? अच्छा अच्छा, फिजिक्स। यहाँ वाला तुमने दे दिया ना टेस्ट वेक्टर्स का? ओके। सो वी वर ऑन लॉज ऑफ मोशन। काइंड ऑफ हमारा हो चुका है वैसे तो ये। लॉज ऑफ मोशन तो आज खत्म है। आई मे स्टार्ट विद वर्क और एनर्जी आल्सो। हाँ। हाँ, न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट है। कंजर्वेशन मोमेंटम था, एक वो था। तीन लॉज हैं। हाँ। वीकडेज में कब? फ्राइडे? हाँ ठीक है। मेरे को बता देना तुम कब करना है। हाँ, फ्राइडे को इनकी 12th की होती है 4 बजे। ऐसा करो, अगले अगले फ्राइडे रख लो, या तो नॉट दिस फ्राइडे। मैं कंफर्म कर दूंगा तुम्हें। अच्छा। तो तुम फ्राइडे को किस किस फ्राइडे को तुम छुट्टी ले रही हो? छुट्टी लोगी ना फिर स्कूल से? है ना? हाँ, तो फिर हम 2 घंटे की क्लास करके निपटा देंगे एक दिन। मैं इस फ्राइडे को मैंने किसी को बोला हुआ है, एक और स्टूडेंट को ना। अगले फ्राइडे रख लें। है ना? ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हम्म। काव्य का? हाँ, वो असाइनमेंट काव्य का ना, वो रहेगा। So we've seen that if you want to make a body move in a circular path, then a force is needed to be applied towards center, and that force is called centripetal force. And this centripetal force is always mass into centripetal acceleration. So if you want to make a body move in a circular path, a force is needed towards center, and this force is centripetal force. तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, if you know riding a cycle and you want to take a turn, so you take a turn like this, you slightly bend away from the normal. है ना? तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है या इसका थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन भी आ सकता है। सपोज देयर इज अ साइक्लिस्ट एंड ही इज टेकिंग अ टर्न इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, and in order to provide enough centripetal force, he bends away from the normal. Say this angle is theta. तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है? वी आर अज्यूमिंग दैट friction is not there. Whatever sufficient centripetal force he wants to get is because of the bending of the cyclist. So there is a cyclist of mass m,
mg would be acting vertically downward. ये थोड़ा 3D व्यू है, जिससे सर्कुलर पाथ तुम्हें एलिप्स की तरह नजर आ रहा है. Since he's bending away from the normal, from the perpendicular line, normal reaction would be acting like this. So a cyclist of mass m is moving in a circular path of radius v, of radius r, and with velocity v. लिखो, a cyclist of mass m moving in a circular path, moving in a circular path of radius r with velocity v, with velocity v, and he's bending away from the, he's bending away from the vertical by an angle theta as shown in the diagram. अब अब हम क्या करेंगे, विल टेक रिजॉल्व फोर्सेस. थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, n cos theta. Other component would be n sin theta. This is mg. हमने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर लिया. So we have resolved normal reaction. Ananya, there is a cyclist जो कि टर्न ले रहा है. So it's a common experience, while taking turn we bend away from the normal so that हमें required centripetal force मिल जाए to move in a circular path. Okay. तो normal reaction n था, bending away from the normal vertical was theta angle. हमने normal reaction को resolve किया. तो अब जरा देखो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है. y डायरेक्शन में साइक्लिस्ट जंप तो कर नहीं रहा है, तो मतलब n cos थीटा और mg आपस में बैलेंस हो जाएंगे. ठीक है. In the y direction there is no motion, so vertically upward force and vertically downward force will be equal, balance हो गए. In the horizontal direction there is unbalanced force. कौन सा unbalanced force बताओ, n sin theta. ये horizontal direction है ना. अगर तुम वर्टिकल का टॉप व्यू देखोगे तो साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. अगर सपोज साइक्लिस्ट यहाँ पर है, ये रेडियस आर है, तो ये एन साइन थीटा अनबैलेंस फोर्स है. तो ये अनबैलेंस फोर्स क्या कर रहा है, दिस अनबैलेंस फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये तो किया था न्यूटन सेकंड लॉ. अगर किसी बॉडी पे कोई अनबैलेंस फोर्स है तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v square by r. n sin theta is equal to mass v square by r. इक्वेशन नंबर 2 आ गया. इतना लिखो एक बार. वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है. हाँ, हमने यहाँ पे यूज किया न्यूटन सेकंड लॉ, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकंड लॉ था ना, नेट फोर्स एक ही फोर्स लग रहा है. जैसे ये पहली वाली इक्वेशन भी यही थी. जो पहली इक्वेशन थी वो भी यही है देखा जाए तो, n cos थीटा माइनस एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन था नहीं, तुमने बैलेंस कर दिया. तो यहाँ पे n sin थीटा प्रोवाइड, मतलब कहने का मतलब वो साइक्लिस्ट क्यों बेंड कर रहा है, वो साइक्लिस्ट इसलिए बेंड कर रहा है बिकॉज ही वांट सेंट्रीपिटल फोर्स. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट से आ रहा है. अगर वो अगर बेंड नहीं करेगा और फ्रिक्शन नहीं है तो यू कांट टेक ए सर्कुलर टर्न.
अगर किसी रोड पे फ्रिक्शन एब्सेंट है एंड द साइकिल इज नॉट बेंडिंग, ही वोंट बी एबल टू टेक सर्कुलर टर्न, बिकॉज सर्कुलर टर्न के लिए ही नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ से आएगा? जैसे अर्थ है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? ग्रेविटेशनल पुल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसी मास को तुम रोप में कनेक्ट करके अगर उसको घुमाते हो तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? टेंशन। जितना टेंशन उसमें लगाओगे उतनी तेजी से वो घूमता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम्हें घुमाना है सर्कुलर मोशन में, तो यू नीड टू हैव अ फोर्स। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? n sin थीटा बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r बाय mg। साइन थीटा, n से n कट जाएगा, मास से मास कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v² बाय आर जी, और v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। v इज इक्वल टू आर जी अंडर रूट आर जी tan थीटा। So this is the formula for maximum velocity for the cyclist to take a turn without skidding। अगर मान लो, तुमने कई बार नोटिस भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा लाइफ में, बहुत तेजी से आ रहे हैं, टर्न लिया तो बाइक स्किड हो गई, सबके साथ होता है ऐसा। तो इस चीज को एक बार जरा फॉर्मूले को वापस से देखो। v किसके प्रोपोर्शनल है? v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट tan थीटा। कहने का मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड से तुम टर्न कर सकते हो विदाउट स्किडिंग। जितना ज्यादा तुम बेंड करोगे उतनी नहीं, उतना चांसेस है तुम नहीं गिरोगे, बिकॉज जितना थीटा ज्यादा होगा तुम्हारा ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, बिकॉज थीटा साइन थीटा की वैल्यू थीटा से बढ़ती है। थीटा अगर बड़ा होगा तो सेंटीपिटल फोर्स बड़ा हो जाएगा, मतलब यू टेक ए टर्न विदाउट स्किडिंग। तुमने देखा होगा मोटरसाइकिल रेसिंग में, वो टर्निंग में ऑलमोस्ट बिल्कुल टच हो जाते हैं ग्राउंड से, दे डोंट स्किड। और स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हायर द बेंडिंग, मोर द एंगल ऑफ बेंडिंग, मोर द स्पीड विदाउट स्किडिंग। और अगर बिल्कुल बिल्कुल स्लो साइकिल चल रही है तुम्हें टर्न लेना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। या तो तुम्हें बड़ा रेडियस पर टर्न लेना पड़ेगा, पर छोटे रेडियस में अगर टर्न लेना है तो यू हैव टू हैव ए हाई स्पीड एंड मोर बेंडिंग ऑल्सो। जितना बेंडिंग ज्यादा उतना सेफ स्पीड, तुम ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हो। सो वी हैज टू बी सेफ स्पीड हैज टू बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू दिस। इससे हमेशा वो कम ही होना चाहिए, अदरवाइज तुम गिरोगे, स्किड करोगे। तो स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट हैज टू बी ऑलवेज लेस or equal to under root rg tan theta, and more the theta, more the higher speed without skidding। अनन्या समझ में आ गया? हाँ, ये डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें। यस सर। ठीक है। हाँ, स्टार्ट ये कर दे। ठीक है। सिग्नल प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ? अब साइकिलिस्ट ने तो बेंड कर लिया, मोटरसाइकिल भी बेंड कर लेगा, बट समबडी हु इज ड्राइविंग ए ट्रक और ड्राइविंग ए कार, वो क्या करेगा? ये थोड़ी उसको कार को लिफ्ट करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करेंगे? सोचो। इफ ए कार, a person driving a car or a truck wants to take a turn without skidding, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? वो, हाँ, कितना ही बड़ा रेडियस से हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये तो है ही नहीं तुम्हारे पास, ये वाला फोर्स कहाँ से लाओगे तुम? इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो रोड होते हैं ना, वो वहां पे पेबल्स लगाते हैं, उसको रफ कर देते हैं टू जनरेट फ्रिक्शन। रोड अगर बिल्कुल स्मूथ है या उस पर पानी गिरा हुआ है बरसात में, स्किडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन कम हो जाता है।
सो दैट इज वाई जहां भी टर्निंग होती है वहां पे रोड्स में ना पेबल्स लगा देते हैं, डामर के ऊपर चिपका देते हैं ताकि वो रफ हो जाए। तो रफ होगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन होगा तो यू कैन टेक ए टर्न विदाउट बेंडिंग। अब उस पे आ जाते हैं, ठीक है। सपोज दिस अ फोर व्हीलर एंड it's taking a turn of radius r, but now there is friction. He can't bend, तो वर्टिकल होगा नॉर्मल रिएक्शन, एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? मोशन तो ये है। अगर तुम कार चला रहे हो तेजी से और टर्न ले रहे हो, तो विच डायरेक्शन यू आर मोर लाइकली टू मूव, इनवर्ड और आउटवर्ड? कभी नहीं होगा ऐसा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और तुम टर्न ले रहे हो, यू ऑलवेज लाइकली टू मूव आउटवर्ड। तुमने नोटिस देखा भी होगा कई बार एक्सीडेंट वगैरह में, बहुत स्पीड से कोई अगर टर्न ले रहा है तो वो स्किड करता हुआ बाहर चला जाता है, इनवर्ट कभी नहीं आता। ओ, हाँ। नहीं नहीं, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, सो आउटवर्ड इज आउटसाइड, अवे। स्किडिंग हमेशा आउटवर्ड होता है। दूसरी बात, ओवर टर्निंग। अगर तुम बहुत स्पीड से कोई ट्रक मूव कर रहा है, मान लो, तो ओवर टर्न किधर होता है हमेशा? ओवर टर्न भी हमेशा आउटवर्ड होता है। कभी इनवर्ड नहीं पलटता ट्रक, हमेशा आउटवर्ड जाएगा, बिकॉज सबसे पहले जो इनर टायर है ना, उसका नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है द मोमेंट दिस वन इज जीरो, मतलब ट्रक के टायर ने ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? द टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। तो जब इसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, इसका तो जीरो नहीं होता, ट्रक विल ओवरटर्न। तो ट्रक व्हीकल हमेशा आउटवर्ड ही ओवरटर्न करते हैं, इनवर्ट कभी नहीं होता। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता और ये व्हीकल मान लो टर्न ले रहा होता, तो इट वुड स्किड अवे। ठीक है, तो लाइकली मोशन क्या हो गई? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना चाहिए, ऑपोजिट टू मोशन, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। डायग्राम बना लो। सो दिस अ व्हीकल ऑफ मास एम, लिखो पहले। दिस अ व्हीकल ऑफ मास एम, व्हीकल ऑफ मास एम taking turn in a circular path of radius r, taking turn in a circular path of radius r with speed v, with speed v, radius r, with speed v, having mass m as shown in figure। मास पहले लिखवा दिया था मैंने, कोई बात नहीं। डायग्राम बनाओ। So this time we have a rough road where sufficient friction is present। तो इसका हेडिंग क्या होगा? इसका हेडिंग होगा vehicle taking a turn on a road having sufficient friction। vehicle taking turn on road having sufficient friction। अब इस बार हमें फोर्सेस को तो रिजॉल्व करना नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बैलेंस होगा? एन इज इक्वल टू एम जी, है ना। वाई डायरेक्शन में ये फोर्स बैलेंस हो गया, एन इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी हैव वन अनबैलेंस फोर्स। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अनबैलेंस्ड है,
तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एफ क्या होता है? एफ होता है म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन फोर्सेस म्यू इनटू एन। अब फर्स्ट इक्वेशन से एन को रिप्लेस कर दो। एंगल नहीं होगा बिकॉज द फोर व्हीलर के नॉट बेंड। So from 1 and 2 n को रिप्लेस किया। n is mg। m कैंसिल हो गया। v आ गया अंडर रूट म्यू आर जी। As you can see mu is proportional to v is proportional to अंडर रूट ऑफ v म्यू सॉरी। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही स्पीड से तुम टर्न ले सकते हो विदाउट स्किडिंग। हायर द म्यू यू कैन टेक टर्न विद हायर स्पीड। तो सेफ स्पीड क्या होगी? सेफ स्पीड हमेशा होगी दैट v हैज टू बी लेस और इक्वल टू म्यू आर जी। याद करने का तरीका ये, वहां पे म्यू की जगह टैन थीटा था। सिंस फ्रिक्शन वाजंट देयर सो साइक्लिस्ट हैज टू बेंड, वहां वो बेंड हो गया था। हाँ, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हो गया भाई? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई इक्वेशन। फ्रिक्शन होता म्यू इनटू एन, यहां से एन निकाल के इसमें डाल दिया। अब फोर व्हीलर के नॉट बेंड तो क्या करते हैं? वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वो क्या करते हैं? रोड को बैंक कर देते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब इफ यू कैन नॉट बेंड योर व्हीकल इन केस ऑफ फोर व्हीलर, व्हाट दे डू इज उस रोड को भी अपिश कर देते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। वो हालांकि उसमें वर्क पावर एनर्जी में दे रखा हुआ है, हम इसको अभी कर लेंगे। अलोंग विद न्यूमेरिकल ये आएगा 5 मार्क का, अदरवाइज 3 मार्क का ये आता है, बैंकिंग ऑफ रोड। जहां पे व्हीकल टर्न लेता है ना, वहां पे व्हाट दे डू इज द आउटर पोर्शन ऑफ द रोड इज स्लाइटली अपिश। ये एंगल बहुत ज्यादा नहीं होता, 10 10 डिग्री 8 डिग्री के आसपास होता है, नॉट वेरी हाई, अदरवाइज तो व्हीकल स्लाइड कर जाएगा। तो सिंस अ फोर व्हीलर कैन नॉट बेंड, तो टू प्रोवाइड इनफ फ्रिक्शन, मतलब इसमें हम बैंकिंग का भी फायदा लेंगे और फ्रिक्शन का भी फायदा लेंगे। दोनों की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि इनफ होगा सो दैट व्हीकल कैन टेक अ टर्न विदाउट स्किडिंग। सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक व्हीकल टर्न कर रहा है यहाँ पे, इस तरह से रखा चल रहा है ये, एंड द आउटर पोर्शन ऑफ द रोड इज अपिश एंड द inner one is at the horizontal level. So this is the banking of the road. तो ये वाला डायग्राम समझाने के लिए था, यहाँ पे हम ये वाला बना लेते हैं। ड्रॉ दिस डायग्राम। सारे फोर्सेस हम इन डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। रोड का जो, हाँ, उसका आउटर पोर्शन ऊपर होता है, इनर पोर्शन थोड़ा नीचे। मतलब जैसे ये रोड ऐसे टर्न कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल भी तो रोड हो सकता है, ये ऊपर की तरफ है हल्का सा, मतलब दिस इंक्लिनेशन लाइक दिस, तो दिस एंगल इज बैंकिंग ऑफ द रोड।
मतलब जहाँ वहां पे हमने साइकिलिस्ट को बेंड किया था, यहाँ पे हमने रोड को कर दिया, ताकि साइकिल फोर व्हीलर तो बेंड कर नहीं सकता ना। तो उसका ये इफेक्ट आ जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली क्या होगा, दिल बी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग ऑफ रोड, दोनों की वजह से सेंटीपीटल फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब रोड कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये जो आउटर पार्ट ऑफ द रोड है ना, सर्कुलर ट्रैक का, वो ऊपर है, और ये इनर पार्ट वो नीचे है। रोड मतलब इस तरह से चल रहा है, इंक्लाइन हो गया रोड। मतलब रोड नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होता है ना, सर्कल्स पे इंक्लाइन हो जाता है। हमें इस डायरेक्शन फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एम जी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जनरली इंक्लाइंड प्लेन पे हम क्या करते थे, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा करते थे, वो नहीं कर रहे। हम वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अच्छा नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस लगेगा। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90, 90 माइनस थीटा, थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। देखो इसमें कोई डाउट है? डायग्राम अच्छा सा बनाना। और कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये व्हीकल कहाँ जाता वाइल टेकिंग अ टर्न, है ना? आउटवर्ड जाता तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए फिर? यस, व्हेन द फ्रिक्शन इज नॉट देयर, द व्हीकल इज लाइकली टू गो अवे वाइल टेकिंग अ टर्न, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स वुड बी एक्टिंग ऑपोजिट टू इट। मैं फ्रिक्शन फोर्स को एफ यहाँ लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं है और कोई व्हीकल टर्न ले रहा है, इट इज लाइकली टू गो अवे, आउटवर्ड स्लाइड करता है। स्किडिंग हमेशा आउटवर्ड होती है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू लाइकली मोशन होगी। फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अभी इस मोमेंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, एम जी एंड फ्रिक्शन फोर्स, नथिंग एल्स। रिजॉल्व ऐसे करना है मुझे, तो आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा, परफेक्ट। अब ऐसा करते हैं, एफ को रिजॉल्व करते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स ये था, एफ को रिजॉल्व करो। एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक नीचे की तरफ। तो ये आएगा एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स में यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स था, ये एंगल थीटा था, मैंने इसको रिजॉल्व किया, एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। इसको मैं रिजॉल्व कर चुका हूं, मैंने सर्कल बना दिया। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व करो। नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला थीटा वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एन कॉस, ये इसका एन कॉस, और ये इसका एन साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं इन सारे फोर्सेस को दोबारा से शो कर रहा हूँ, ताकि क्लैरिटी तुम्हें हो जाए पूरी। रिजॉल्व करने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में एन कॉस थीटा है, नीचे की डायरेक्शन में एफ साइन थीटा प्लस एम जी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। जरा देखो, ये क्लियर है इतना?
अब ये जो फोर व्हीलर है, ट्रक या कार, वोट एवर इट इज, वाई डायरेक्शन में तो कोई इसका मोशन हो नहीं रहा है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। सो अलोंग वाई डायरेक्शन फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, मतलब एफ साइन थीटा प्लस एम जी। लेकिन व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज म्यू इनटू एन। क्या हुआ अनन्या, आज सिग्नल वीक क्या हो रहा है? क्लास क्यों नहीं हो पा रही है अटेंड? तो मैं इसलिए फोन से कर रहा हूँ कि वो मेरे लैपटॉप पे सिग्नल नहीं आ रहा समहाउ। अच्छा, ठीक है। ये हम बैंकिंग ऑफ रोड कर रहे हैं, 5 मार्क का आएगा ये अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल, अदरवाइज 3 मार्क का आता है। ओके। द फॉर्मूला एफ, एफ को तुम रिप्लेस कर दो। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी। एन को लेफ्ट में ले लो, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एन कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन 1। इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। एन को हमने एक साइड में ले लिया। अब वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, और एक्स डायरेक्शन में? अलोंग एक्स डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि अनबैलेंस फोर्स हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि व्हीकल सर्कुलर पाथ में घूम पाए। तो ये दोनों फोर्स इकट्ठे हो गए, इनको ऐड कर दिया हमने, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। summation of forces is equal to mass into acceleration. Circular motion में acceleration is v square by r. अब वापस से f को रिप्लेस कर दो, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और एन कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई, हमें v निकालना है, ठीक है। सो डू वन थिंग, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट से। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट। एम वी स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, राइट साइड में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos।
आर जी को लेफ्ट में ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन बाय कॉस टैन थीटा, यहाँ कॉस कट जाएगा, कॉस कट जाएगा, यहाँ पे टैन थीटा आ जाएगा। दोनों साइड का रूट ले लो। सो दिस इज v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू ओवर 1 - म्यू टैन थीटा। तो ये वो टैन में कन्वर्ट हो गया। तो देखा जाए टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है। म्यू होता है टैन लैम्डा ना, याद आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टैन लैम्डा, लैम्डा इज एंगल ऑफ रिपोज। तो टैन थीटा प्लस लैम्डा हो गया ये देखा जाए तो। तो दिस एंटायर डेरिवेशन इज वर्थ 3 मार्क्स, और छोटा सा न्यूमेरिकल 5 मार्क का आएगा। इसका बेस्ट पार्ट ये है, अगर तुम थीटा को जीरो डाल दोगे तो तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो थीटा को जीरो डाल के क्या रहा है, इफ थीटा इज जीरो, मतलब नो बैंकिंग, तो वी आ गया अंडर रूट म्यू आर जी। अगर नो फ्रिक्शन इज देयर तो वी कितना आ जाएगा, आर जी टैन थीटा। और दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नो वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर कब होता है टायर्स में, जब फ्रिक्शन होता है। तो नो वेयर एंड टेयर में मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और वेयर टेयर की तुम्हें चिंता नहीं है, सिर्फ स्पीड चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। दिस विल गिव यू मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विदाउट स्किडिंग। इसको एक बार दोबारा से देख लो, ये मोस्ट लाइकली आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 115 करना असाइनमेंट का। क्वेश्चन 115।
A circular race track of radius 300 मीटर, आर दिया हुआ है, जो भी गिवन है उसको ऐसा यूनिट में लिखो सारा। बैंग्ड इन एंगल 15 डिग्री, थीटा भी दिया हुआ है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द wheels of a race car and the road is also been given 0.2. Car to avoid wear and tear, maximum speed so that you avoid wear and tear। तो मैंने बताया था वेयर एंड टेयर को अवॉइड अगर करना है तो उस केस में तुम्हें फ्रिक्शन को एब्सेंट करना होगा। तो लेट म्यू इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो फ्रिक्शन को जीरो मानेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन से वेयर टेयर होता है ना। तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो म्यू जीरो डाल दो इसमें। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू जीरो आ गया आर जी टैन थीटा। आर 300 है, जी को 9.8 ले लो, टैन 15 की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, या तो टैन 15 दिया होगा, एंड अगेन सॉल्व इट। सेकेंड पार्ट में यू नीड टू फाइंड, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विदाउट स्किडिंग। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विदाउट स्किडिंग वुड बी, ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा। इसमें तुम्हें फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा। आर इज 300, जी 9.8, टैन 15 प्लस 0.2, 1 माइनस 0.2 इंटू टैन 15। ये तो अलाउड कैलकुलेटर्स ना, ऐसे बोर्ड तो तुम कैलकुलेटर से कर लेना, सिया को दिमाग से करना पड़ेगा। टैन 15 की वैल्यू दी होगी, ठीक है। अगर उनको और भी ज्यादा क्वेश्चन टफ बनाना पड़ेगा तो बना लो टैन 15, तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है मैथ्स में टैन 15 कितना होता है, वैसे याद है तुम्हें? 2 माइनस रूट थ्री होता है टैन 15। टैन 75 2 प्लस रूट थ्री होता है। क्योंकि मैं किया था ना साइन 15, साइन 18, कॉस 18, ऑल दैट स्टफ। 118 करो, अनन्या हो गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी बाद में। क्वेश्चन 118। तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक मास को तुम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल डिरेक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, एम जी लगेगा डाउनवर्ड, एंड टेंशन टी लगेगा रोप में। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? टी। बस डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जीरो, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट।
टी इज द अनबैलेंस फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, इसलिए वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स टी है जो कि रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसको हमने एम वी स्क्वायर से इक्वेट किया है। बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये अनबैलेंस है। बैलेंस तो वहां पे हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स बैलेंस हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अनबैलेंस है, तभी तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है। देर इज नो नेट फोर्स, अगर पूछा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो आंसर आता। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, नो मोशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देर इज नेट एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई देर इज नेट फोर्स। नेट फोर्स सिर्फ टी लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर को तुम एज ए फोर्स मत कंसिडर करो। इट इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए हो गया वी स्क्वायर बाय आर, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। इसका आंसर होगा टी। क्वेश्चन 126। लिफ्ट प्रॉब्लम्स में ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई लिफ्ट है, उसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में इज बेसिकली टू फाइंड द टेंशन फोर्स इन ए स्ट्रिंग। तो मैं एक मास कनेक्टेड है एम, और ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, सपोज लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ। कई सारी सिचुएशंस आती है। तो दिस इज अ लिफ्ट एंड इनसाइड द लिफ्ट वी हैव अ मास कनेक्टेड विद रोप। तो अगर तुम अब इसका एफबीडी बनाओगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। फर्स्ट पार्ट, अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, मूव्स अप, द लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन विल बी जीरो। दैट मीन्स नेट फोर्स टी माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब टेंशन द स्ट्रिंग वुड बी सिंपली एम जी के इक्वल आएगा। ये है फर्स्ट सिचुएशन। अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, टेंशन एग्जैक्टली एमजी को बैलेंस करेगा। तो अगर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा होगा तो उसकी रीडिंग किसके बराबर आएगी, एमजी के बराबर आएगी। सेकंड सिचुएशन, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डीसेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक ही बात है। डिसेलेरेशन का मतलब माइनस ए, तो अगर डाउनवर्ड माइनस ए है, दैट इज इक्वल टू अपवर्ड ए। तो इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, या वी कैन से डिसेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक ही बात है। तो इस केस में क्या होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन अगर है तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, टी इज इक्वल टू, दैट मीन्स टी विल बी, यस। तो इसको तुम, एक और इक्विवेलेंट सिचुएशन है, लिफ्ट में सपोज वेइंग बैलेंस है, वेइंग मशीन रखी हुई है, वेइंग मशीन में तुम खड़े हुए हो। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करेगी तो जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो तुम्हारे एमजी से ज्यादा आएगी, उसमें ऐड हो जाएगा। तो इफ ए लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन वुड बी मोर। थर्ड सिचुएशन, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड और डिसेलरेटिंग अपवर्ड, एक ही बात है। इस बार क्या बनेगा इसका एफबीडी, टी एम जी
मास एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इस बार एम जी इज ग्रेटर। एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टी वुड बी एम इंटू जी माइनस है। तो अगर कोई लिफ्ट वेइंग मशीन में कोई आदमी खड़ा हुआ है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो उसका रीडिंग उसके एक्चुअल वेट से कम आएगी। एंड फाइनली अगर मान लो लिफ्ट का रोप ब्रेक हो गया, मतलब लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल अगर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? नो एक्सेशन जी हो गया ना, तो वो टेंशन जीरो हो जाएगा, मतलब वेइंग मशीन पे रीडिंग्स हमारी जीरो आएगी, या दिल बी नो टेंशन द स्ट्रिंग। तो 126 क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो इजीली। अब तो हो ही जाएगा ना, वैल्यू डालनी है उसमें तो। छोड़ दो, घर पे कर लेना 126, मैंने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया उसका अब। बॉडी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम if three concurrent forces are acting। अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे तीन कॉनकरेंट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। लामिस थ्योरम करा है स्कूल में? अच्छा, कॉनकरेंट फोर्स का मतलब है फोर्सेस पासिंग थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट। तुम क्या कर रही हो सिया? क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे लिख लिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं, पी, क्यू एंड आर, एंड द बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो एक तो तरीका होता है कि फोर्सेस को रिजॉल्व करो अलोंग टू डायरेक्शंस, एंड फोर्सेस को आपस में बैलेंस कर दो, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। बट देन देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सपोज क्यू और आर के बीच का एंगल थीटा है, पी एन क्यू के आर एन पी के बीच का एंगल फाई है, और ये वाला एंगल अल्फा है। तो थ्योरम कॉल्ड लामीज थ्योरम। The Lami's theorem will work only when three forces are concurrent and the body is in equilibrium. So according to Lami's theorem, force is directly proportional to sine of the angle between the other two forces. लिख लो। According to Lami's theorem, force will be proportional to sine of the angle, sine of the angle between other two forces.
कहने का मतलब P किससे प्रोपोर्शनल होगा? P विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और यू कैन से P बाय साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। Q किसके प्रोपोर्शनल होगा? Q विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन फाई, और Q बाय साइन फाई कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो फोर्स लोगे उसके रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच का एंगल लेना होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, P डिवाइड बाय P के अलावा दूसरे फोर्स कौन से हैं? Q एंड R, उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा, इक्वल टू Q डिवाइड बाय Q के अलावा कौन से फोर्स बचे? P एंड R, उनके बीच का एंगल कितना है? फाई, और फिर R P एंड Q के बीच का एंगल साइन अल्फा, बट अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई कितना होगा? 360, तो आई कैन रिप्लेस अल्फा ऑल्सो। तो बेसिकली दिस इज द लामीज थ्योरम। इसको यूज करके हम अननोन फोर्सेस या एंगल निकाल सकते हैं। फंडा बड़ा सिंपल सा है, टेक अ फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ये करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। क्वेश्चन 64 अनन्या। सिक्सटी फोर। एक फोर्स 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी ये है एक। दूसरा एम यहाँ दे रखा है, तो इस पे mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। इस पे, इसको मैं T2 ले लेता हूँ, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग पे लगाऊंगा तो T2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं अलग अलग करके दिखा दिया इसको। दिस इज थीटा। एंगल पूछा है उसने, तो इसको हम रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं और लामी थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरा तुम देखो, इस पे तीन फोर्सेस, एक तो ये वाला है ना, ये तो सिंगल फोर्स है, ये तो बैलेंस हो गया, तो T2 कितना आ गया? mg। मास दे रखा है उसने, ओके, 6 kg। तो T2 हमारा आ गया 6g, और यू कैन से 60 न्यूटन, अगर जी को 10 ले लिया तो। इस वाले डायग्राम में हम लामी थ्योरम लगाते हैं। मैंने सपोज T1 पहले लिया, तो T1 के अलावा कौन से दो फोर्सेस नजर आ रहे हैं तुम्हें डायग्राम में? 50 एंड, अरे इस यहाँ देखो ना, लामी थ्योरम तो यहाँ लगेगा ना, इसमें थोड़ी लगेगा लामी थ्योरम, यहाँ लगेगा। तीन फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट हैं, तो T1 के अलावा दो फोर्स कौन से हैं? 50 एंड T2, इनके बीच का एंगल कितना है? तो T1 डिवाइड बाय साइन 90 हो गया, फोर्स डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अब फिर लो 50 न्यूटन लो, 50 न्यूटन को छोड़ के रिमेनिंग दो फोर्स कौन से हैं?
T1 एंड T2 इनके बीच का एंगल कितना है ये वाला? तो ये आएगा साइन 180 माइनस थीटा। फिर कौन सा फोर्स बचा? T2 बचा। T2 के अलावा कौन से फोर्स हैं? T1 एंड 10। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। तो ये लाइमीज थ्योरम लगा दिया हमने। तो T1 साइन 91 होता है, 50 साइन 180 माइनस साइन थीटा। T2 हमने निकाला 60 न्यूटन, और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो लास्ट टू को सॉल्व कर लो, इन दोनों को। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5/6 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या पूछा था? टैन थीटा पूछा था ना। 5/6 आ गया। दूसरा T1 भी पूछा हुआ शायद। T1 कैसे निकालोगे? टैन थीटा इज 5/6, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 25 प्लस 36, कितना? ये आ गया। अब T1 कैसे आएगा? T1 यहाँ से आ जाएगा। T1 इज 50/sin थीटा। साइन थीटा डायग्राम से निकालो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये T1 आ गया। अगर तुम्हें लामीज थ्योरम नहीं लगाना है तब भी कर सकते हो। T1 को रिजॉल्व कर लो, फिर बैलेंस कर दो फोर्सेस। तो बिना लामीज थ्योरम के भी ये क्वेश्चन हो सकता था। तो ये हो गया परफेक्ट, है ना? क्वेश्चन 30 करना। A monkey of mass 40 kgs climbs on a rope which can withstand a maximum tension of 600 Newton. In which of the following cases will the rope break? 60. No, no, no. 38.
मंकी इज बेसिकली क्लाइंबिंग ऑन द रोप, तो वो जब क्लाइंब करेगा तो क्या करेगा, रोप को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो अगर मैं मंकी रोप पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, बात समझ में आ रही है, तो रोप मंकी पे किधर फोर्स लगाएगी, अपवर्ड। तो तुम्हें मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मंकी इज एबल टू क्लाइम ऑन द रोप बिकॉज ऑफ द टेंशन बाय द रोप। जिस फोर्स से मंकी रोप को पुल कर रहा है, उसी फोर्स से रोप मंकी को ऊपर की तरफ पुल करेगी। तो टी ऊपर लगेगा, एमजी, ये इसका एफबीडी बन गया। पहला ऑप्शन क्या है, राइट। पहले केस में एक्सीलरेशन इज अपवर्ड है, विच इज हाउ मच, राइट। तो क्या इक्वेशन बनेगी, टी इज इक्वल टू टी माइनस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस 6 एम। एम कितना दे रखा है, 40। लो कर लो बात, यही टूट जाएगी वो, 640 टेंशन आ गया। तो पहले ऑप्शन में भी टूट गई वो, बिकॉज द फोर्सेस, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 600। हाँ, उसी में होगा। बाकी केसेस में आंसर कम आएगा। सेकंड पार्ट क्या था इसका बताना। डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन, तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है 4, तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम जी माइनस 4 एम इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा 600 माइनस 240, नहीं 160, 40 kg वहां से ना उसका, तो इसका टी कम आएगा, कितना हो गया ये, सो विल बी लेस देन 600, इट विल नॉट ब्रेक। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड में जीरो हो जाएगा। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जीरो हो गया, तो टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। उस केस में तो और भी कम आएगा, 400, तब भी ब्रेक नहीं होगा। फ्री, हाँ तो फ्री का मतलब फिर वो, हाँ जीरो हो गया ना। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरे, सॉरी, एम जी माइनस टी, बिकॉज नीचे आ रहा है ना वो, तो इक्वल टू एम इंटू ए जी के बराबर है, तो टेंशन जीरो हो गया। तो अगली क्लास में हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तुम्हें तो आज टेस्ट देना था। क्लास के पहले, फ्राइडे को, तो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।